अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सबसे पहले अबसार आलम साहब पर हमला हुआ, कातिलाना हमला। अल्लाह का शुक्र है वो बच गए और बहुत ही अफसोसनाक एपिसोड है कि वफाकी दारुल हुकूमत में जो है आपके एक सीनियर हमारे कोलीग जर्नलिस्ट और फिर उसके बाद चेयरमैन पैमरा भी रहे और उन पर आज ये कातिलाना हमला हुआ, जिस वक्त वो अफ्तारी से पहले अपने घर के सामने पार्क में वॉक कर रहे थे और जब घर की तरफ आ रहे थे तो कुछ नामालूम अफराद ने उनके ऊपर फायर किया और अल्लाह का शुक्र है फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो अब माशाल्लाह बेहतर हैं, लेकिन अभी उनको जो है वो उसमें रखा गया है, एहतियात की जा रही है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन यह है कि वो अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो जाए और जहां पर आम शहरी की भी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। यकीनन हर किसी के अपने नज़रियात होते हैं, नज़रियों पे बात करते हैं वो, और अबसार आलम साहब का भी एक अपना नज़रिया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें ये मालूम पड़े कि जी अबसार आलम साहब पर अटैक हो गया है और उनको गोली लग गई है। अल्लाह का शुक्र है वो इस हमले से बच गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके अब जवाबात आने चाहिए। शेख रशीद साहब ने कहा है, आईजी से भी फौरी तौर पर उन्होंने बात की शेख रशीद साहब ने, और उस पर उन्होंने कहा है कि जी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस होंगी और बहुत जल्द जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ा जाएगा। हमारी एक दफ़ा फिर दुआ है कि अबसार आलम साहब बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएं। मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और हमने सहाफ़त भी बहुत अरसा इकट्ठे की। उसके बाद फिर वो चेयरमैन पैमरा आ गए अबसार आलम साहब, और लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और हम तवक्को करते हैं कि बहुत जल्द उन पर जिन्होंने हमला किया उनको पकड़ा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो कल रात तक देर तक मुज़ाकरात हुए, बल्कि आज सुबह तक, और उसके बाद फिर शेख रशीद साहब का एक वीडियो बयान भी आ गया और फिर उन्होंने कहा था कि जी पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना धरना लाहौर में ख़त्म कर दिया है और जो करारदाद आई वो बेसिकली एक तहरीक है जिसके बाद बहस होगी इस करारदाद पर, और उसका जो सबसे अहम मामला है वो यही है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। तो ये आज टेबल की गई और इस पर अब बहस होगी, जिस पर कौमी असम्बली में काफ़ी हंगामा आराई भी हुई। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में गए, वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, लेकिन वो इजलास में शरीक नहीं हुए। अमजद नियाज़ी साहब ने ये करारदाद पेश की और उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन की तरफ से बहुत सारे सवालात उठे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने बाकायदा चढ़ाई कर दी स्पीकर पर और बहुत ही तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने, जो हम रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर वो ऐसी बात करेंगे तो फिर उनके ऊपर भी उसी तरह का हमला किया जा सकता है अगर वो किसी को कहेंगे, और वो भी ऑनरेबल स्पीकर को, कि जी मैं आप पर हमला करूंगा, मैं आपको मारूंगा, तो इसका मतलब है कि फिर उनके ऊपर भी चार्ज किया जा सकता है। लेकिन सवाल बहुत वैलिड था एहसन इकबाल साहब का भी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को आज होना चाहिए था। नामूस रिसालत के हवाले से ये बहुत बड़ा मामला है जिस पर बहस भी होनी चाहिए थी, और ये करारदाद एक इंडिपेंडेंट, यानी कि जो जिसको आप कहते हैं प्राइवेट मेंबर के ज़रिए नहीं, बल्कि किसी वज़ीर को पेश करनी चाहिए थी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद पेश करनी चाहिए थी। और अब जुमे को इस पर बहस शुरू होगी और उसके बाद मामला देखेंगे। लेकिन क्या मामला तय पाया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, इस पर फवाद चौधरी साहब ने कुछ थोड़ा सा पार्लियामेंट के इजलास के बाद बताया भी कि जनाब जिनके ऊपर MPO के तहत पर्चे हुए हैं उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर जो कत्ल के मुकदमे हैं उनके ऊपर अदालतें ही फैसला करेंगी। और अब आइंदा का लाहे अमल क्या होगा वो भी हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पार्टी जो कि पार्लियामेंट को सुप्रीम करार देती है और वो उनका ये ख्याल है कि जनाब हर मामला पार्लियामेंट में लाकर बहस कर कर उस पर आगे बात करनी चाहिए, वो खुद आज इस इजलास में शामिल नहीं हुई। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
गैर हाजिर रही इंतहाई अहम इजलास से, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका मेरे स्टूडियो में आने का। फ़र्स्ट टाइम आप मेरे पास लाहौर से इस्लामाबाद आई हुई हैं, स्टूडियो में आई हैं। नवाब तैमूर तालपुर साहब, यंग पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूबाई वज़ीर हैं सिंध असम्बली में। और बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर आपका भी। सलमा भट्ट साहिबा, सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MP हैं पंजाब असम्बली में। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा आपका भी। पहले तो मुसर्रत साहिबा आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। प्राइवेट मेंबर से करारदाद, इतने अहम मामले पर यकीनन पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, तो ये कुछ सीरियस नहीं लिया हुकूमत ने, या बस मामला तय हो गया तो उन्होंने कहा बस एक कार्रवाई पूरी करनी है, कर लो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं अबसार आलम साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, बल्कि जैसा कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने बात की है कि हम इसके ऊपर सीरियस किस्म की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और इंशाल्लाह जल्द जो भी कल्प्रिट्स हैं जो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे और उनकी जल्द रिकवरी के लिए हम सब दुआगो हैं। जहाँ तक रह गई बात ये वाली जो रेजोल्यूशन कराने की, तो ऐसा देखें गवर्नमेंट के नुमाइंदे की तरफ से, गवर्नमेंट में से हमारे वो प्राइवेट मेंबर अमजद न्याजी साहब ने जो मूव की है, असेंबली के अंदर इसको लेके आना सीरियसनेस शो करता है हमारी। लेकिन इससे आगे की मैं बात करूँगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी गवर्नमेंट, हम क्या चाहते हैं कि हम, अब होता क्या है जब इस तरह का कोई भी शर पसंद, मैं तो कहूँगी, और ये टेररिज्म से भी बुरी हरकत होती है कि जिनकी मजहबी वाबस्तगी होती है किसी भी मज़हब से रिलेटेड, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो हमारी जानें भी कुर्बान और हमारी नस्लें भी कुर्बान। लेकिन वो कुर्बानी ये नहीं है कि अगर किसी ने, एक आपके दुश्मन मुल्क ने ये हरकत की है तो आप अपने घर के अंदर खुद आग लगा लें, या अगर कोई आपके घर के सरबराह को बाहर गली में आपका सबसे बड़ा मुखालिफ बुरा भला कहता है तो आप उठे अपना TV तोड़ दें, गाड़ी तोड़ दें, बच्चों को मार दें। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके ऊपर सीरियसनेस हमें शो करनी है, और वो क्या है, हम तमाम जितने भी आपके इस्लामी ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं उनको लेटर लिख रहे हैं। पहले भी तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जी कहा, मैं अर्ज़ करूँ, जी भी मैं जो अर्ज़ करूँ इसका फॉलो अप भी होता है। वो ये कि हम इनको झंझोड़ना चाहते हैं कि आए, कम अज़ कम इन इश्यूज़ के ऊपर हमें ये विल दिखानी चाहिए तमाम इस्लामिक स्टेट के। कोई जुर्रत क्यों, जो आपको पता है कि हॉलोकास्ट के ऊपर एक लफ्ज़ कोई बोलता है तो 4-5 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे विद इन नो टाइम उनको जेल में डाल दिया जाता है, कोई जुर्रत नहीं करता। और ज्यूज़ ने इस तरह से उन्होंने हिफाजत हमारे से बेहतर की हुई है तमाम इस्लामिक रियासतों की। अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ख़त्म तब होगा, इस तरह अपने घर के अंदर आप हड़ताल करें, चाहे रोएं, जो मर्जी करें, तोड़ फोड़ करें, रेजोल्यूशन हो ना हो, वो बेमायनी है जब तक इसको, जो रियल फोरम है वो आपके तमाम इंटरनेशनल फोरम्स हैं और इस्लामिक रियासतें जब एका कर लेंगी, एक रेजोल्यूशन हम तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से जिस दिन यूनाइटेड नेशन में चली गई कि अगर अब कोई भी मुल्क की हरकत करेगा तो हम अरबों की पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हम आपका सोशल बायकॉट किस तरह से करेंगे। ये नहीं कि हम आपको बुरा भला कहेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, धूप में खड़े होंगे, छाव में प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं, हम आपके साथ एग्जैक्टली। तो उस दिन ये खत्म होगा, दैट इज द रियल वे, एंड ये इस्लाम की असल खिदमत है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद चले जाते आज, उसमें क्या हर्ज था? अगर मौजूद होते पार्लियामेंट में, इतना अहम मामला था। देखिए, वो जो रियल स्टेप्स हैं, आपको मेरा ख्याल है कि आप तो माशाल्लाह ये उन किसी और की तरफ से अगर ये इस तरह की डिमांड आए तो वो एक अलग चीज है। नहीं, एहसन इकबाल साहब, देखिए होना तो ये चाहिए था। चले मैं एक और सवाल रखती हूँ, ये इशू जो है क्या ये गवर्नमेंट का इशू है या एक मजहबी जमात का इशू है जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जिन्होंने अपने साथ तो पूरी उम्मत मुसलमान, तो ये क्या अपोजिशन क्यों नहीं लेके आई? मेरा एक ये भी सवाल है, ये ले आते, और फिर अगर गवर्नमेंट उसमें अपनी विल ना दिखाती तो फिर बात ही। देखें, इनका काम ये है कि हर अच्छे बुरे काम को एक ही पैराए में रखना, उसके ऊपर सियासत करना। रात को मुआहिदा क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या थी कि पुरअमन हो जाए दोनों साइड्स, कि ये अगर
लोगों की जिस तरह से आपको पता है लोगों को दिक्कत का सामना था, और इनमें से जो उनको प्रोटेस्ट करने से रोक रहे थे या जो कर रहे थे या वो अवाम जिनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो इंजर्ड हुए, इनमें से कोई भी गुस्ताखे रसूल नहीं था। कोई नहीं, हम में से कोई भी नहीं था। 22 करोड़ में टारगेट जो था वो अचीव हो गया, वो अचीव हुआ है। आगे अब जो चीजें हैं वो भी अचीवेबल है, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। बिकॉज वजह क्या है, देखिए एक इशू है, उस इशू पे जो आप सोच है, जा रहे थे माजरत से, मुझे आगे गेस्ट पे भी जाना है। एक बात, एक फिक्रा जो इनकी सोच है, मेरी बात सुने, मेरी अर्ज कर सुन ले। एक इशू है, वो इशू ये है कि उस इशू के ऊपर जो उनके जज्बात हैं वही हमारे जज्बात हैं, जो वो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। तो इसलिए फिर किसी का आपस में झगड़ा हमारा बनता नहीं था, ना है ना होना चाहिए, क्योंकि जो 22 करोड़ अवाम के जज्बात है उनके तर्जुमानी बिल्कुल यकीनन झगड़ा नहीं बनता था, प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं और हमने करनी है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन हुकूमत ने कुछ मुआहदे ऐसे कर लिए, उसके बाद वो ऊपर एहसान तो है नहीं, ये तो हमारी आखिरत का सवाल है, हम क्यों ना करें। ये तो हर एक के ऊपर। बिल्कुल सलमा भट्ट साहिबा, आज आपको ने भी देखी होगी कौमी असेंबली की कार्रवाई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रवैया कुछ थोड़ा सा बहुत अजीब था, बाकायदा चढ़ाई कर देना स्पीकर के ऊपर, और इंतहाई अहम मामला था। इस पर अपनी टर्न पे कमेंट करूंगी, आप कर लीजिएगा। तो ये क्या ख्याल है कि कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कि शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे खेल में इसलिए ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव हो गई कि वो इससे पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं। तो क्या पीएमएलएन और जेयूआईफे के हवाले से खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर ने भी कल कहा था, तो क्या आप लोग वाकई कोई इस पे पॉलिटिकल गेम करना चाहते थे? और आज अगर ये करारदाद आई गई थी जिस पे अब बहस होनी है, तो खामोशी से करते अपना हिस्सा डालते इसमें? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इससे कंडेम करना चाहूंगी जो अफ्तार आलम साहब वाला वाकया हुआ, बहुत ही दिल खराश वाकया था और एन इफ्तार के वक्त, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अगेन जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद में जब ऐसा वाकया हुआ तो इसको हम सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और हम देखते हैं कि ये हुकूमत की नाकामी है। बीट इस्लामाबाद, बीट कराची में देखने, मैं 2 दिन पहले देख रही थी कि कराची में पिछले साल के निस्बत इस साल पहली तिमाही में साल की 30% स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। और लाहौर में भी आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सबके सामने है। ये मुझे लगता है कि सरीहन हुकूमत की नाकामी हर लिहाज से और हर जगह पे आ चुकी है, हर फोरम पे। और ये जो हमने तहरीके लब्बैक वाला जो सारा फियास्को देखा है, इसको अगर आप इसको समराइज किया जाए तो इसमें बेसिकली ये हुकूमत की नालायकी और हुकूमत की बदतरीन नाकामी है, जो कि उनका वही पैटर्न है जो पिछले 2.5 साल से है, जो उससे पहले कंटेनर पे हुआ करता था। ये उससे कभी बाहर, उस स्कूल ऑफ थॉट से बाहर नहीं आ सके, उस प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस से ये बाहर नहीं आए। आप देखेंगे ये जो इन्होंने खुद कहा, वज़ीर आज़म ने कल अपनी तकरीर, अगर आप उनके सुने, कि मैं 2.5 महीने से, एक तो वो मैं से शुरू होते हैं और मैं पे खत्म हो जाती है उनकी पूरी जात, पूरी कायनात, पूरी हुकूमत, हर चीज, पूरी दुनिया, 50 ममालिक को लीड करूंगा मैं, मगरिब को समझाऊंगा मैं, मगरिब को जानता हूं मैं। अच्छा, उसके बाद जो शख्स है ही सिर्फ मैं, और उसके बाद वो फरमाते हैं कि 2.5 महीने से मैं इनके साथ मुज़ाकरात में हूँ, और उसका नतीजा उन्होंने खुद उसके बाद कागज पढ़ के सुनाया कि 2.5 माह की मुज़ाकरात के बाद नतीजा ये है कि 40 पुलिस की गाड़ियां जला दी गई हैं, 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 800 से ज्यादा जख्मी हो गए, करोड़ों रुपए के जाती अमलाक का नुकसान हुआ, और ऑक्सीजन के ना पहुंचने की वजह से कोरोना के मरीज जो हैं वो वफात पा गए। ये वो अपनी कारकर्दगी बता रहे थे कि 2.5 महीने की जो उनके साथ मैंने बातचीत, मुज़ाकरात करा, उसका नतीजा ये निकला। ऐसा शख्स, उसके बाद उनको आपने कल अदम करार दिया, उसके बाद आप उनसे मुआहिदा करना चाहते हैं, उसके बाद आप, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद ये वही लोग हैं जिनके साथ 2017 में फैजाबाद के अंदर आप शामिल हो गए कफन पहन के, और आप उनके बन गए, लीडर बन गए उनके जाके। और अब जबकि वो दोबारा बैठे हैं तो अभी आप कभी उनको कलदम करते हैं, कभी आप। और तीसरी बात जो आपने कही कि करारदाद अगर आ गई तो उसमें हम हिस्सा डालते, करारदाद आप खुद बता रहे हैं कि करारदाद एक प्राइवेट मेंबर लेके आया, हुकूमत ने तो पेश ही नहीं की करारदाद, ना किसी वजीर ने पेश की है, ना वज़ीर आज़म खुद वहां से थे। उनकी नॉन सीरियसनेस, इससे फर्क क्या पड़ता है? इशू बड़ा है, इशू बड़ा है, का इशू हो उस वक्त। जी सॉरी, ये इशू बड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके कोलीग एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की है, इससे फर्क क्या पड़ता है कि वजीर करे? हुकूमत ने नहीं की। और दूसरी बात तो अगर ऑपोजिशन ऐसी करारदाद ले आती जिस तरह अभी मुसर्रत साहिबा ने बोला, तो उसमें भी कोई बुराई तो ना होती। जी, आप बात भाई, ये एक मैंने
मैंने इस हुकूमत का रवैया बहुत अजीब है ना कि उन्होंने अपोजिशन के साथ तो मुशावरत ही नहीं की, वो मुज़ाकरात ही नहीं करते, वो मिलके बैठते ही नहीं है, वो मौका ही नहीं देते। दिस इज द पॉइंट, वेरी राइट सलमा भट्ट साहिबा, ये आपने सही बात की, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि स्पीकर तमाम पार्टीज के पार्लिमानी लीडर्स को बुलाते इजलास से पहले और उनके साथ मुशावरत करते और उनके सामने ये रखते करारदाद और उस पे उनकी इनपुट भी लेते, तो यकीनन आप लोग फिर कि आपका रवैया शायद पीएमएलएन का रवैया शायद कुछ और होता, यही कहना चाह रही हैं। दूसरी बात है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इनको ये पता ही नहीं है कि ये कल अदम है या ये इसका करारदाद पेश करनी है, इनके साथ खड़े होना है कि इनके साथ नहीं खड़े, इनको नहीं पता, दे डोंट नो, दैट इज व्हाई ये प्याज और इनकी मिसहैंडलिंग का नतीजा है ये जो लाहौर यतीम खाना चौक में 3 दिन से जो बिल्कुल बिल्कुल मुझे अभी कहा जा रहा है, सॉरी तैमूर मैंने आपकी तरफ आना था लेकिन मुझे कहा जा रहा है, बिल्कुल सलमा भट्ट साहिबा आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन मैं तैमूर आपकी तरफ आना चाहता था लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मजीद इसी इशू पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी आज गैर हाजिर क्यों थी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर तालपुर साहब, आपसे एक तो सवाल यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इंतहाई अहम इजलास से गैर हाजिर क्यों, और दूसरा करारदाद के आखिरी पैरे में जो लिखा हुआ है इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। जो करारदाद में लिखा है कि यह ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। मजीद बरां सूबाई हुकूमतें तमाम अजला में एहतजाज के लिए जगह मुख्तस करें। दैट इज, इस पर भी जरा कमेंट कर दें कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा कि सब तमाम मामलात ऐसे जो जितने भी मामलात हैं वो रियासत तय करे और इंडिविजुअल्स अपने हाथ में ना लें या इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज अपने हाथ में ना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। जी, पहली बात तो मैं अभी तक बड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमारी जरूरत पड़ गई किस तरह से पीटीआई की हुकूमत को नेशनल असेंबली में, जब आपने इनके साथ एग्रीमेंट की थी तब पाकिस्तान पीपल्स का पार्टी कहाँ थी, नून लीग कहाँ थी, एएनपी कहाँ थी, कौन सी जमातों से आपने ये वादा शिकनी जो इनके साथ की, किस बुनियाद पे की थी? जब आपने यहाँ पे बंदे मारे, जब आम इनोसेंट लोगों की जाने गई, जब पुलिस वालों पे हमला किया गया, तब हम लोग कहाँ पर थे? तब हमसे क्यों नहीं बातचीत की गई? उसके बाद जब आपने जाके इनको बैंड आउटफिट करार दे दिया, कलादम करार दे दिया, तब आपने हमसे सलाह मशवरा करने का नहीं सोचा। जब हर चीज हो गई, हाथ से निकल गई, तो फिर आपने जाके इनके साथ एग्रीमेंट कर दी। उससे भी बड़ा गुनाह क्या था पीटीआई की हुकूमत का? उससे बड़ा गुनाह ये था कि जब ये वाकया पेश आया, जब इन्होंने साद रिजवी को गिरफ्तार किया, उस वक्त इनको ये होश के नाखुर अहलों को नहीं थे कि वो सिंध हुकूमत को बताते कि हम इतना बड़ा कदम उठाते जा रहे हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दे। जो 2 हमारे पुलिस वालों की जाने गई और जो बाकी लोगों का नुकसान हुआ, उससे हम सिंध की हुकूमत यहाँ के लोगों को बचा सकती थी। बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना एक इन्होंने इकदाम उठाया। चले, ये तो सब कुछ हो गया, हम कहीं भी नहीं थे। आज जब सारा इन लोगों ने कचरा कर दिया है, इतनी जानों का नुकसान हो गया है, तो ये नेशनल असेंबली को जो है खराब करना चाह रहे हैं इस चीज के साथ। और आपका बड़ा वजह सवाल है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर क्यों नहीं थी, पर मेरा तो उससे ज्यादा जिम्मेदाराना सवाल ये होगा कि लीडर ऑफ द हाउस कहाँ था, जिसने कल इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, रुपया आपका जो है बेहतर हो रहा है। ये तो सोचे कि आपको जब मिली थी तब डॉलर के मुकाबले में 115 रुपए का रुपया था डॉलर के सामने। तो आप किस चीज की बात करें? आपके पायलट्स की जो है जॉब्स पूरे दुनिया में चली गई हैं। आपने पाकिस्तान स्टील मिल में से लोगों को बेरोजगार कर दिए। कौन सी रोजगार आप दे रहे हैं? कहां पर रोजगार दे रहे हैं? आपके आम पब्लिक अवाम तो भूखी मर रही है। तो कौन सी बेहतरी की बात करें? लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। ये ज़मीर भाई पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ है कि आपके पास गैस भी है और बिजली भी है, पर आपके पास वो पैसे नहीं, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं कि आम आदमी अपना गीजर चला के गर्म पानी से नहा सके। इस पर अगले सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन काइंडली जरा मुझे रीजन बता देना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों चले जाते वहां बैठकर, कम से कम अपना हिस्सा तो कम से कम अपनी प्रेजेंस तो शो कर देते। नामूसे रिसालत का मामला था, कोई छोटा मामला नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत ही जरूरी मामला है और इसे तरीकेकार से डिस्कस करना चाहिए था। जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स था जिसने ये गवारा नहीं समझा कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टी से
कोई बातचीत करें, उस वक्त क्यों हम याद नहीं आए, और आज हाउस में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं था जिसकी सबसे बड़ी अव्वल जिम्मेदारी थी। और आपको एक और बात मैं कहता चलूं ज़मीर भाई कि अभी जो बातें हो रही हैं और जो चीजें आपके सामने आई हैं, ये एक बंदा लिखत पढ़त कर रहा है जो कुछ एजेंसीज के हाथ में है, जो लॉकअप में है। आई होप कि जब वो बाहर आएगा तो भी यही बातें मेंटेन होंगी, या फिर वो बाहर आके कहेगा कि मुझे जोर जबरदस्ती पे ये सारी चीजें लिखवाई हैं। तो आप साद रिजवी की बात कर रहे हैं जी, ये इट्स अ बिग क्वेश्चन। बताएं जमशेद चीमा साहिबा, मुसरत साहिबा। जी, मैं पहले मेरी बहन ने जो बात की, मैं 1 2 3 करके ना और अपने भाई की भी बातों का जवाब देती हूँ। नंबर 1, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर मैं सिर्फ इतना कमेंट करूँगी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, और लॉजिक से बात करें, दलील से बात करें। वो आजकल ज़्यादा ही फिजिकल होने की बातें कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि WWF ज्वाइन करें। आप देखें उधर वर्कर्स के साथ, मतलब दैट वाज सो, मतलब इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कि आप स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, आप उनके साथ फिजिकल होने की बातें कर रहे हैं। ये कोई अखाड़ा तो नहीं लगा हुआ? तो ये मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर मरियम साहिबा का रंग जो है ना बड़े जोरों शोरों से चढ़ चुका हुआ है। और वो भाई मरियम साहिबा लड़ो मरो और फिजिकल होने की बहुत ज्यादा बातें करती है ना, हर वक्त धमकियां धौंस ये वो। अगली बार जहाँ तक रहेगी बात, देखें दूसरा, मेरी बहन भी बड़ी जज्बाती बातें कर रही थी। मुझे ये बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट का इशू है या सिर्फ ज़मीर हैदर का इशू है, मुसर्रत का इशू है, किसी प्राइम मिनिस्टर का इशू है? ये मैंने पहले भी अर्ज की, तो नवाज शरीफ और बमा अहलो अयाल बाहर बैठे हैं, मगरिब में बैठे हैं, वहाँ कितना हर वक्त मुझे क्यों निकाला का इन्होंने राग अलापला। कोई इसके ऊपर भी कोई एक स्टेटमेंट, कोई छोटा सा प्रोटेस्ट, सिंबॉलिकल चीज जिसका मगरबी मुआशरे के ऊपर असर हो कि ये लोग कितने इस्लामिक और इनके कितने प्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जी अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? दूसरी जहां तक रहेगी बात, अभी मेरे भाई फरमा रहे थे, मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट का इजलास हो और नामूसे रिसालत पे, तो उसके इनविटेशन कार्ड कौन देता है? किनको देने चाहिए? इजलास में आना क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? और ये इशू क्या गवर्नमेंट इशू है? इतने बड़े बड़े फैसले किए, अच्छा, आपने एक जमात को कलअदम करार दिया, उनकी सिंध असेंबली में उनके पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए, जिस जमात को आपने कलअदम करार दिया। देखें दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें मेरी बात सुने, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ये प्लान्ड नहीं थी। इनको पता होना चाहिए कि जब कोई फर्ज करें, दूसरी ये कैसे कह सकते हैं कि हमने मुआहदे की पासदारी नहीं की? आप तो हर सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह, आपके मोबाइल फोन पे भी पड़ा है, आप जरा उसको एक एक लफ्ज पढ़ें, वहां पे जो कुछ लिखा था 20th से पहले करने का था ना। 20 तारीख कब थी? एक सेकंड मैं अर्ज करती हूँ, मैं बताने लगी हूँ। 20 तारीख कब थी? 20 तारीख तो आज है ना, आज हो गया। ये हमने कब कहा था कि हम करेंगे नहीं? या उसका तरीकाकार तो हमें कोई डिक्टेट करके क्यों किया? मैं अर्ज कर रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ उसी तरफ। इनके साथ जैसे कि जिनके ऊपर इनको प्राइम मिनिस्टर ने कल जो स्पीच की, या हमेशा जो वो बात करते हैं हकाइक पे मबनी करते हैं, रुपए की कदर बढ़ी है या नहीं आपको पता है ना, इकोनॉमी स्टेबल हुई है या नहीं, इनको हमें बताने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि उन्होंने जो बोला सच पे, हक पे मबनी था, दिल से बोला। जहां तक रहेगी बात अरेस्ट की, हम इनके साथ गवर्नमेंट कोई पिछले कई माह से हम इनके साथ डायलॉग में हैं, और इनका जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये इंगेज रखते हैं गवर्नमेंट्स को, डायलॉग करते रहते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने कॉल दी हुई हो ये उससे टस से मस नहीं होते और ये पहुंच जाते हैं। इस वक्त सिचुएशन है क्या, मैं अर्ज करूं, कोविड आपकी, अभी हम ब्रेक में क्या बातें कर रहे थे, आप पूरे मुल्क में, और आप अपने हमसाये मुल्क को देख लो, वहां पे तो इस तरह की कोई हम सियासत उस पे तो नहीं कर सकते, इतने बुरे हालात हैं। और हम भी, मैं आपको ये बताऊं कि विद इन नो टाइम, लाहौर में एक वक्त ये भी था कि मोर देन 20% थी शरह, और अब जाके अल्लाह अल्लाह करके हम उसको 11 पे लेके आए हैं। तो अभी हालात नॉर्मल है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जत्थे या तो रास्ता डायलॉग का होता है या तसादुम का होता है, इन दोनों में से तीसरा रास्ता ये हमें एडवाइस कर दे कौन सा है। हमने डायलॉग का रास्ता अपनाया, सवाल यही था कि कलअदम तंजीम डिक्लेयर करके उनके साथ डायलॉग करने की हम क्यों ना करें, उसकी वजह ये है व्हाट यू से कि हम अपने गरीब अवाम और अपने जो हमारी पुलिस फोर्स है उनका, और उधर से भी कलमा गो का नहीं छोड़ा जा सकता है, और उधर से भी कलमा गो, उधर से भी सारे अल्लाह नबी रसूल के मानने वाले, तो रियासत इतनी सख्त नहीं हो सकती। हमने जो
ऑप्शन बी अवेल हमें करनी पड़ती, हमें आमने चाहिए, क्योंकि गलती दोनों साइड की नहीं है। लेकिन जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके ऊपर जाहिर है। बिल्कुल, चलें इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन के बाद फिर दोबारा जो तैमूर तालपुर साहब ने भी बात की, थोड़ी सी मुआशी सूरत हाल पर भी जायजा लेंगे। आज शौकत तरीन साहब का पहली जो है वो मुंह दिखाई थी कैबिनेट में, सबने उनको बहुत वेलकम किया। क्या कारनामे कर सकेंगे वो, क्योंकि टेस्टेड हैं वो भी पहले भी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलमा भट्ट साहिबा, एक तो जो मैंने तैमूर तालपुर साहब से भी पूछा था कि ये जो करारदाद का हिस्सा है कि रियासत के जो मामलात हैं वो सिर्फ रियासत तय करेगी और इंडिविजुअल, तो ये हुकूमत अब आपको लगता है कि इन चीज़ों पर कामयाब हो पाएगी? क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे थोड़ा सा अगर आप लोगों ने सपोर्ट ना की और मामलात बीच में रह गए तो फिर हालात ख़राब होने की खुदा ना खास्ता हो सकता है। तो आप लोग कुछ ताउन करेंगे हुकूमत के साथ? देखिए, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका ये कि ताउन हमने नहीं करना, हम तो ताउन के लिए हमेशा तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि जो अपोजिशन का रवैया रहा है थ्रू आउट के लबैक वाले इशू के ऊपर, तरीके लबैक वाले, ये ताउन इसी को कहते हैं। 2017 में उनके साथ स्ट्रीट वायलेंस में हिस्सा डाला ना आप लोगों के बंदे आइडेंटिफाई। 2017 में जब ये अपोजिशन में थे, इनका रवैया आपको याद है फैजाबाद धरना में, और अब की अपोजिशन का आप रवैया देख रहे हैं। इसको तावन करना ही कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई लीड इन्होंने करना है, हुकूमत नहीं है। जब ये किसी के साथ ऑन बोर्ड बैठने को तैयार ही नहीं है, ये टेबल पे आते ही नहीं है। ये अभी भी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, जैसे एक दो मैं छोटी छोटी चीजें स्पॉट करना चाहती हूँ। इनको इतना शौक है आज भी WWF का, तो WWF तब में जाना चाहिए था जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर रहे थे, जिस दिन ये जाके PTV पे हमले कर रहे थे, जिस दिन थानों को तोड़ के अपने बंदे निकालना चाहते थे, जिस दिन ये जलाओ घेराओ लोगों को बता रहे थे, और जिस दिन ये बिजली के बिल फाड़ने के जलाने की बातें करते थे, टोल प्लाजा पे टोल ना देने की बातें करते थे, उसको कहते हैं कि असल में इनको बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनको नवाज शरीफ और मरियम नवाज फोबिया और मेनिया है, ये उससे बाहर नहीं आते। कल की तकरीर, दूसरी बात की जो आपने कहा कि फैक्ट पे बात की जाती है, वज़ीर-ए-आज़म करते हैं, कल का फैक्ट अभी देख लें कि सलमान रुश्दी की किताब जो 1988 में लिखी गई, उसको फरमा रहे थे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के 1990 में लिखी, और 1988 में नवाज शरीफ वजीर आजम थे। इनके फैक्ट सलमा साहब इस पर ना जाएं, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं। मियां नवाज शरीफ साहब चिट्ठी लेके बैठे हुए थे ओवल ऑफिस में बराक ओबामा के साथ, और उनसे वो बात नहीं हो पा रही थी और वो भूल रहे थे। तो वो तो मैं आई विटनेस हूं, आई वाज देयर। तो वो रहने दें, ये हो जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, फैक्ट्स हो जाते हैं। एक दफा हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन अगर एक हर रोज फैक्चुअल मिस्टेक दानिस्ता करना सिर्फ एक अपनी अटेंशन सीख करने के लिए और मीडिया पे रहने के लिए, उसकी वजह क्या है? क्योंकि दूसरी तरफ परफॉर्मेंस के हालात ये जो ये कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। सही, लेकिन आप लोग विलिंग हैं सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ इंतजार ये है कि हुकूमत कदम बढ़ाए। किसी भी, हम हमेशा से, जब भी आपने देख लें पिछले 2.5 साल से हम ऑपोजिशन में, आप कोई भी नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल कॉज के इश्यूज के ऊपर देख लें, उस पर PMLN का रवैया देख लें, चाहे वो बी इट कश्मीर, बी इट विद रिलेशनशिप विद इंडिया, जब भी कोई बड़े बड़े मौके आए, और ये नामूसे रिसालत वाले वाके पे भी आज भी आपने नेशनल असेंबली के अंदर एहसन इकबाल की बड़ी तफसीलन गुफ्तगू सुनी है। तो साफ वाज़ेह होता है कि हम हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक लास्ट 30 सेकंड दूंगी, जो इन्होंने मईशत को कहा कल भी और आज भी, उन्होंने कहा कि मईशत बहुत ठीक जा रही है। UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ये कह रही है, भी हालिया रिपोर्ट आई है 4 दिन पहले, वो ये कह रही है कि 4 लोग 10 में से पाकिस्तान में, जिसका मतलब है 40% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हो चुके हैं। तो 2018 में 25%, ये बहुत 15% 2.5 साल में बढ़े। वेरी वैलिड क्वेश्चन। महंगाई की वजह से जो है लोग बहुत परेशान हैं, नो डाउट। बिल्कुल। नवाब साहब आपका कमेंट चाहूंगा। आप इकोनॉमी पे कुछ बात करना चाह रहे थे। गैलप गिलानी सर्वे आया था पिछले हफ्ते, उसमें भी बहुत ही तकलीफदेह बातें थी कि 11% पाकिस्तानी ऐसे थे कि जो अपना डिसाइड कर चुके हैं कि वो 1 या 2 अफराद या इससे ज्यादा कम खाएंगे। तो वो एक है इशू। आप फिर मैं मुसर्रत साहिबा से कंक्लूड करवाऊंगा। देखिए जमीर भाई, जो आप और मैं कहते हैं उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना। मैं सियासी बात कर सकता हूँ या मेरी बहन कर सकती है। जो आपको फिगर्स मिलते हैं, चाहे वो UNDP से मिले, चाहे वो आपको IMF से मिले, और खास तौर जो करप्शन के किस्से आपको सुनाती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो उन पे आपका और मेरा कोई उस पर कंट्रोल होता नहीं है। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमारी मईशत
खराब हो रही है। अगर हम 117वें मोस्ट करप्ट नेशन में से 124 में पहुंच चुके हैं, तो ये इसको पहुंचाने वाला भी इमरान खान है, ना उससे पहले वाला ना उसके बाद वाला। और अगर आप बात करते हैं आज बैठ के हमारी जो हमें जिस जहां पे हमने पाकिस्तान को छोड़ा था और जहां पर ये ले गए हैं, तो भी आपके सामने है कि हमने 70 साल में कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, ना अहल हो, हमने 23 ट्रिलियन का खसारा किया था जनाब नवाब साहब, अली। आपकी इन लोगों ने स्काइप 3 साल में उसको ट्रिपल करके 43 कर गए हैं। सही सही सही, 3 साल में जी 43। कमेंट जी कंक्लूड कर सबसे दें। पहले तो ये कि ये कह रही है कि हमने बड़ा भरपूर हिस्सा डाला है, हिस्सा इन्होंने डाला है तशद्दुद करने में, लोगों को मारने में, पुलिस के ऊपर अटैक करने में। इनके बाकायदा जो लोकल गवर्नमेंट के जो इनके ओहदेदार हैं वो पकड़े गए, आपको पता ही है, उनके फिर वीडियोस वगैरह भी आई। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि ये बात ठीक है कि इनको चाहिए कि ये जब इस तरह के स्टैटिक्स आते हैं ना, तो फिर इस दफ़ा कोविड की वजह से दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज़ के भी लगभग यही फिगर्स आ रहे हैं। लोगों के कारोबार, लोगों का रोजगार सब डिस्टर्ब हुआ है। उसकी वजह एक हंगामी किस्म की सिचुएशन है जिसको पूरी दुनिया फेस करी, लेकिन हमारी डबल हंगामी थी बिकॉज ऑफ देम। ये जो कह रहे हैं कि ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कर्जों की किस्तें जो हम देते थे इनके ज़माने में क्या वही थी? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से कितनी अमाउंट जो इन्हीं के लिए हुए कर्जों की शक्ल में वापस गई, उसके बाद बाकी जो सवालात बचती उठते हैं ना कि एक मतलब 2.5 साल में 3 वज़राए खजाना, मतलब सवालात तो उठते हैं ना फिर कि जी परफॉर्मेंस कहां पे है, रिजल्ट क्या है, और फिर शौकत तरीन साहब के पॉकेट में क्या है ऐसा जो इन्होंने कहा ना कि पॉवर्टी है, लोग भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिंध में इन्होंने सिंध की आवाम के लिए बता दें 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सूबे के पास हैं, इन्होंने क्या किया? हमने तो फिर भी कोई भूखा ना सोए, रोजगार स्कीम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और सिंध की आवाम को भी हम उसमें शामिल किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर विद दैट वर्स्ट इकोनॉमी जो बेहतर से बेहतरीन अरेंजमेंट की जा सकती थी हमने की है, और आगे आने वाले टाइम में हर पाकिस्तान का दिन पहले से बेहतर होगा, जो कि इन्हें हजम नहीं है। कभी ये कोई शरंगेजी को हवा देते हैं, कभी ये किसी सिचुएशन के ऊपर पेट्रोल डालते हैं, और बीच में देखें वो तो नमूसे रिसालत पे कर रहे थे। नून वाले मरियम खुद क्यों नहीं लीड करती इस तरह की चीज को? जब वो वैसे तो अटैक कर रही थी, वैसे तो उसने नैब के इदारे के ऊपर अटैक किया, कोई एक इजलास कोई एक चीज तो निकालती, कुछ तो करती, कुछ तो मीटिंग कर लेती। नमूसे रिसालत कहाँ से? आप लोग 12 अरब का जवाब दें जी। आप पंजाब हुकूमत वो कह रही है कि 12 अरब का बजट क्यों निकाला? ECC ने पिछले हफ्ते काबीना में ये फैसला हुआ है कि 11.7 अरब रुपए कोविड के बजट में से निकाले गए हैं। क्यों निकाले गए हैं? अगर कोविड की वजह से इतनी बुरी हालत है, पाकिस्तान 123 में से 120वें नंबर पे है कोविड की वैक्सीनेशन लगाने में। बीबी मेरी सुने बात, मैं बताती हूँ। चलें, आपका जवाब ले लेते हैं, मुशर्रफ साहिबा से पूछ लेते हैं। कोविड की जो अरेंजमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की है, पंजाब गवर्नमेंट ने की है, वन ऑफ द बेस्ट। WHO ने पूरी दुनिया ने एक मिनट सलमा साहिबा जवाब ले लेना, सलमा साहिबा जवाब ले लेते हैं। पूरी दुनिया ने हमारी जो भी अरेंजमेंट थी उसको एक्नॉलेज किया। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, खाली पंजाब ने और सिंध को भी बताना चाहिए, $150 मिलियन हमने सिर्फ रखा है वैक्सीनेशन के ऊपर। थोड़ा सा जो डिले है वो पैसों की वजह से नहीं है, वो आपको पता है कि जो बड़े मुमालिक हैं वो सारी होल्ड करके बैठ गए हैं, या वो अपने ऑर्डर, थोड़ा सा जो टाइमिंग का इशू आ रहा है, लेकिन उसका